नमस्कार एंड वेलकम बैक। बहुत ही बड़ी खबर कि राहुल गंदगी को बुलाया गया पीएमओ में। ये पीएमओ वो है जहां पर बचपन से ये गुलोटियां गुलोटियां खाता रहा। जब इसके माँ बाप दादे परदादे वहां पर प्रधानमंत्री होते थे, ये वहां पर रेंग रहा होता था। कल भी वहां पर ये रेंगता रेंगता बड़ी मुश्किल से पीएमओ की कुर्सी पे, इनकी फैमिली का कोई आदमी नहीं था, वहां पे बैठे थे मोदी जी। और वहां पर जाकर जब इसने देखा कि मोदी जी के सामने एक आदमी और बैठा हुआ है, उसका नाम है द ग्रेट अमित शाह। उन दो धुरंधरों के बीच में जाकर इस धुरत को बैठना पड़ा और वहां पे जाकर इसने वही गलोटियां खानी शुरू कर दी, जैसे कि ये आज भी प्रधानमंत्री यही हो। ये जो एंटाइटलमेंट की इसकी आदत है, वो जा नहीं सकती। और वहां बैठकर किया क्या? सबसे स्टार्टलिंग बात तो ये है, इसने डिक्टेशन देनी शुरू कर दी मोदी जी को कि मोदी जी, कंट्री ऐसे चलनी चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूं, आपके हिसाब से नहीं चलेगी। और मेरा क्वेश्चन सिंपल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनको राहुल गांधी को बुलाकर पूछने की जरूरत क्या थी? और दूसरी तरफ राहुल गांधी को 10 साल का एक्सपीरियंस है कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती कैसे है। वो आज भी मोदी जी को रिमोट कंट्रोल की तरह चलाने की कोशिश कर रहा था, और मोदी जी ने अपना रिमोट दिया क्यों? मुझे ये समझ नहीं आ रही। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। और पता लगा है कि अमित शाह ने भी कोई अच्छी तरह से इसकी मदर सिस्टर करी है, पंजाबी वाली, कल पीएमओ ऑफिस में। ये सारे मुद्दों के ऊपर और डिटेल में बात करते हैं मंत्री जी के साथ। मंत्री जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंत्री जी, मुझे एक चीज बताइए। 88 मिनट्स की मीटिंग पीएमओ ऑफिस में होती है, उसमें आपने राहुल गांधी को बुला लिया, बहुत अच्छी बात है। अब ये मीटिंग, पहली बात है कि मीटिंग करी क्यों? सरकार आपकी, जो अपॉइंटमेंट करनी है आप कीजिए। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, क्या उन्होंने कभी बीजेपी को या किसी और अपोजिशन पार्टी को बुलाकर कभी पूछा कि हम किसको अपॉइंट करने वाले हैं? अब यहां पर जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, आप राहुल गांधी को पूछ रहे हैं कि बेटा बताइए किसको रखें, हम उसी को रख लेंगे। इतना डर क्यों है जी? ये डर नहीं है, तहजीब है, तमीज है। देखिए, जब कांग्रेस इस तरह के काम करती थी तो हमने बड़े शॉर्टी अपॉइंटमेंट देखे। हमारे जो एनएसए थे उनके पाकिस्तान के एनएसए से बड़े अच्छे दोस्ती होती थी, यहाँ बम फटते थे, वो शाम को खुश हो लेते थे। यही सब चीजें रोकने के लिए एक विधान बनाया गया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो तब भारतीय जनता पार्टी होती थी, उसको भी इन सब चीजों में शामिल किया जाएगा ताकि वो भी आए, अपना मत दें, कुछ ढंग के अपॉइंटमेंट हो जाए। अब जब ये सारे रूल्स आए तो पासा पलट गया। जो कांग्रेस सत्ता में थी वो विपक्ष में चली गई। तो अब जिसने बनवाए हैं कह करके वो तो अपने शब्दों को ऑनर करेगा, बुलाएगा, आजा भाई ये बैठ जा। अब इन्होंने जो है वो सब शुरू कर दिया, यहाँ पे मुस्लिम नहीं है, यहाँ पे क्रिश्चियन नहीं है, यहाँ पे अगड़े हैं, यहाँ पे पिछड़े हैं, इस कास्ट का ये नहीं, उस कास्ट का नहीं, इसको इसके आगे कुछ नहीं आता। तो भाई जब वो आप किसी के सामने जाते हैं और किसी वर्ल्ड रिनाउंड पर्सनालिटी के सामने जाते हैं तो आप दिखाते हैं ना कि आपको क्या आता है, तो ये बेचारा वही तो दिखा, इसको क्या आता है। ठीक है। तो उसने वहां पर वो सारी चीजें की। अब इसको बाहर क्यों आने दिया? पहली चीज, आपके मेरे जैसे लोगों को ये पता लगा कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा। ये केवल डिवीजन पॉलिटिक्स की भाषा हो, कास्ट हो, ये वो हो। अभी तेलंगाना वगैरह जो इनके हैं वह स्टेट्स, उसमें इन्होंने जो है कास्ट सेंसस कराए कि कौन से किस जात के हैं। अरे भाई पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। जाति अब क्या होना चाहिए? डॉक्टर इंजीनियर ये सब जातियां होनी चाहिए। कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने स्पेस एस्ट्रोनॉट्स हैं। तो अभी ये इसी चीज में पड़े हुए हैं कि इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर इन्होंने भारत को खंड खंड करके मेड इन अलीगढ़ टाइप की चीजों पे राहुल गांधी आ रहे थे। ठीक है। तो ये वहीं रहेंगे। अमित शाह ने इनकी जो आरती उतारी है वो इसीलिए उतारी कि भैया इसके आगे कुछ बोलेंगे तो भैया, उसको तो कुछ मालूम, ऐसे ही बोलते ना भैया, उसको इसके आगे कुछ मालूम नहीं है, बात खत्म हो जाती है। अच्छा, इसकी गुस्सा इस बात के भी है, इसके नीचे से पार्टी निकल गई, चिल्लाता रहा, पुतिन से नहीं मिलने दिया। तो जवाब आया, भाई तुम्हारी पार्टी के शशि थरूर आए थे, औकात शशि थरूर से भी नीचे क्यों गई? उसको तो हम लेके आए थे। दैट इज द कॉमेडी ना। आप शशि थरूर को पॉलिटिक्स में लेके आए, शशि थरूर को बीजेपी पूछ रही है तुम कहाँ हो भैया, तुम नदारत हो। फिर क्या हुआ? अभी मनीष तिवारी भी लेके आ गए। क्रॉस वोटिंग की सुविधा होनी चाहिए।
क्यों? कांग्रेस के जितने एमपी है उनको अपना भविष्य बताना है। पप्पू तो कुछ नहीं कर सकता, इसने तो रिकॉर्ड कायम किया है, इतने सारे इलेक्शन लूज किए, बीजेपी का स्टार कैंपेनर है। तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि पीएम मोदी की ही जो है फेवर ले ली जाए। क्रॉस वोटिंग के लिए बिल ले आए हैं भाई साहब कि हमको जो है क्रॉस वोटिंग क्या है ऐसा नहीं है। ये जो हाई कमांड, आला कमान और पार्टी लाइन, ये जो 3 शब्द है ना, ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि जो हम चाहें वो तुम करो, तुम्हारी अपनी मर्जी नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र के लिए ये बहुत आवश्यक है, वरना तानाशाही हो जाएगी। तो अब मनीष तिवारी इस चीज को, मनीष तिवारी एक समय इनके बड़े फेवरेट हुआ करते थे, शशि थरूर इनके बड़े फेवरेट हुआ करते थे। तो राहुल गांधी को सबसे बड़ी फिक्र ये है, आधे इधर चले गए, आधे उधर चले गए, इनके पीछे कौन है? पलट के देखा, असरानी वाली हालत हो गई। भाई साहब अकेले हैं, तो जो कुछ कर सकते हैं, काम में अड़ंगा डाल सकते हैं, हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, कास्ट डिवाइड कर सकते हैं, कर रहा है बेचारा। उसको कमाई वैसे ही नहीं मिल रही। हाँ। पर मंजरी जी, अब देखिए उसने वहां पे बैठ के बोला क्या कि जी जो आप सारी अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर करना है, कुछ भी करना है, उसमें दलितों का कितना, उसमें मुसलमान कितने, क्रिश्चियन कितने, यानी कि उसने बोल दिया कि 90% जो पॉपुलेशन इस देश की है उसको आपने छोड़ दिया है। भाई मुझे समझ नहीं आता, प्रधानमंत्री दलित, प्रेसिडेंट दलित, हमारे सीजीआई अभी अभी जो विष्णु जी को गालियां निकाल के गए हैं वो भी दलित। तो ये सारे जो माइनॉरिटीज दलित इसको दिखते नहीं है। दूसरी बात, क्या मोदी जी को और अमित शाह को नहीं पूछना चाहिए पब्लिकली कि भैया तुम्हारी कांग्रेस पार्टी में जो टॉप आला कमान है उसमें ये मार्जिनलाइज्ड और ये 90% पॉपुलेशन के कितने लोग हैं वो भी बता दीजिए। कुर्सियां तो 4 कुर्सियां हैं, चारों की चारों आपकी फैमिली की मेंबर्स की हैं, उसमें किसी और की एंट्री होती नहीं है। क्या तुम भी दलित हो? क्या मोदी जी को ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए? और रिमोट कंट्रोल आपने क्यों दे दिया? पूछने की जरूरत क्या थी? जब पहले टाइम भूल गया, 10 जनपद में 10 नंबरी वहां के पास जब फाइलें जाती थी साइन करने के लिए, बिना किसी को पूछे वो डॉक्यूमेंट साइन होते थे, किसको रखना किसको नहीं रखना। क्या आप वो काम अपनी गवर्नमेंट में नहीं कर सकते? आपको क्या जरूरत पड़ी है अपने रिमोट देने की? रिमोट नहीं दे रहे हैं, ऑपोजिशन विपक्ष को पार्टिसिपेशन का हक दे रहे हैं, ये असली लोकतंत्र है। देखिए ये इस समय ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे घटिया, सबसे सड़ा हुआ और नालायक विपक्ष है, और कांग्रेस पार्टी के पास सर्वोत्त, मतलब जिसे कहना चाहिए उत्कृष्ट राष्ट्रवादी विपक्ष था। दोनों में अंतर है। अब कांग्रेस को जितने काम करने थे, एनडीए इंडिया एंटी इंडिया करने थे, उन्होंने विपक्षों को पूछा नहीं, और ये चीज जानते हैं। ये अपने लिए चेक एंड बैलेंस खुद ही लेके चल रहे हैं। आज मोदी है, कल कोई और आएगा, उसको ब्रेक चेक एंड बैलेंस की जरूरत है, इसलिए विपक्ष का वहां बैठा होना जरूरी है। भले ही वो विपक्ष इस समय राहुल गांधी हो, कल तो नहीं होगा ना। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो ये आपकी शॉर्ट साइटेडनेस कि आज जो है राहुल गांधी आपके सामने है, आपको उससे नहीं पूछना चाहिए, आप ही के विरोध में, देश के विरोध में जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में देखिए, राहुल गांधी आज हैं, कल नहीं रहेंगे। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आप बुलाएंगे, उसको बैठा लेंगे, उससे सारी चीजें डिस्कस करके करेंगे, तो ये भारत का फैसला होगा, भारत के हित में फैसला होगा। इसलिए मोदी जी और अमित शाह, इन दोनों को नहीं मालूम ये क्या करेगा आकर के। अच्छे लोगों का अपॉइंटमेंट रोकेगा, उनको मालूम है। वो डिफिकल्ट पॉलिसी अपना रहे हैं ताकि लंबे जब अरसा हो तो भारत का भला हो। दूसरी चीज, राहुल गांधी को इसके अलावा कुछ करना आता ही नहीं है, और यहाँ पर उन्होंने क्या साबित कर दिया? हुनर होना चाहिए, और ये राहुल गांधी ने भी साबित कर दिया। अब हमारी आदरणीय राष्ट्रपति आदिवासी हैं, लेकिन राहुल गांधी उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद उनको आदिवासी नहीं मानता। मोदी जी ओबीसी हैं, राहुल गांधी उन्हें ओबीसी नहीं मानता। मतलब एक बार आपको पद मिल जाए, गरिमा मिल जाए, आपने अपनी जाति की वर्जनाओं को तोड़ के स्वयं का विकास किया, औरों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हो गए। ये तो राहुल गांधी साबित कर रहा है ना। इससे बड़ी जीत आप क्या दिखा सकते हो? ठीक है। तीसरी चीज, सुप्रिया सुले वगैरह को ले लीजिए, इसकी पॉलिटिक्स खत्म हो रही है जात की। अभी सुप्रिया सुले ने करीब 1-2 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ठीक है, मैं उस समाज से आती हूँ जिसके लिए आप कहते हैं कि उत्पीड़न हुआ उस समाज का। ओके, मेरे पिता लीडर थे, मैंने अच्छा खासा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिया, मैं भी एक एमपी हूँ, मेरे बच्चे भी एक अच्छा जो है प्रोटेक्टेड लाइफ जी रहे हैं। हमको थर्ड जनरेशन में रिजर्वेशन की जरूरत क्या है?
अब हम वो दबे कुचले दलित क्लास नहीं रह गए ना। ओके, हम जो है वो उस क्लास में आ गए जो देश के भविष्य का सीधे सीधे फैसला करता है। एम्पावर हो गए ना, और यही एक्चुअल वर्ण व्यवस्था भारत में है। जाति नहीं, वर्ण व्यवस्था यही भारत में है। फिर कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्राह्मण है, जो पढ़ाना है लिखाने है वैद्य इन सब का काम करता है वो ब्राह्मण है। जैसे आजकल जाति पैदाइश से इन लोगों ने लिंक कर दी है, बट क्या है, आपने जो प्रोफेशन अपनाया, डॉक्टर वैद्य एक प्रोफेशन है, ब्राह्मण की कैटेगरी में आता है, टीचिंग एक प्रोफेशन है, ब्राह्मण की कैटेगरी में आता है। तो आप इस चीज पे वो करेंगे ना, और टीचर तो कोई भी बन सकता है, अगेन इट्स ओपन। तो सुप्रिया सुले हों और शंभाजी भिड़े हों, ये सब लोग इसी चीज के ऊपर आ रहे हैं कि आप क्या कर्म कर रहे हैं, उससे आपकी चीजें डिसाइड होंगी। आपके उसी और राहुल गांधी का तरीका ब्रेक इंडिया बाय 1000 कट है, ये भी एडवर्टाइज हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, जितना मोदी और अमित शाह राहुल को कूदने का मौका दे रहे हैं, इसके पीछे के फॉलोअर्स उतने कम होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे जितनी भी कमेटीज के पीछे है, जितनी भी फॉलोअरशिप है, आप देखिए इसी की तरीके से एंटी इंडिया ब्रिगेड है। आपके लिए वो आइडेंटिफिकेशन भी आसान हो जाती है। तो अब वैसे भी इनके पीछे, अब इनके बड़े बड़े जो स्तंभ है ना, शशि थरूर इनकी पार्टी के स्तंभ थे, मनीष तिवारी इनकी पार्टी के स्तंभ थे, कौन इनको कब छोड़ के चला जाएगा खुद इन भाई साहब को नहीं मालूम। और उसका एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल बहुत अच्छे मिल गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंता विश्व शर्मा। राहुल के मिनियन से ज्यादा हेमंता विश्व शर्मा को ये कुत्ते के बिस्किट खिला रहा था लार वाले, और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक नारियल नहीं ले सकते थे बिकॉज कांग्रेस की ये पार्टी लाइन नहीं थी। आज इन दोनों को देख लो, एक केंद्र में मिनिस्टर है और एक चीफ मिनिस्टर है, और एग्जेम्पलरी काम कर रहे हैं, दोनों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। और इनके अंडर में जो कर्नाटक में कार्टूनियत चल रही है, जिसको लोकायुक्त तो खुद कहते हैं सबसे ज्यादा करप्ट स्टेट है, वहां डीके शिव कुमार को देख लो, इलेक्शन उसने जिताया, सारा काम वो कर रहा है, कमाऊ खाऊ पूत कौन है, सिद्धारमैया। तो वो चीफ मिनिस्टर है और डीके शिव कुमार धूल खा रहे हैं। और हर बार जब 2.5 साल पूरे होने को आते हैं, उनकी सांस चढ़ जाती है कि हे भगवान, मैं चीफ मिनिस्टर कब बनूंगा, कहीं इसी तमन्ना। अच्छा, एक ये बहुत अच्छी ट्रिक है इनकी, डीके शिव कुमार में कैपेबिलिटी है कि वो सेंटर में आकर के कुछ अच्छा कर जाए, ओके, लेकिन वो वहां कर्नाटक में घिर के इसी चीज में फंसे रह जाएंगे, सचिन पायलट, डीके शिव कुमार जैसे लोग, कि मैं मुख्यमंत्री कब बनूंगा। उनकी जो ऊपर की बेल है वो तो आप पहले ही काट चुके हैं, और उनका एम्बिशन केवल उस बनने का, राजस्थान का सीएम बनने का, इसका कर्नाटक का सीएम बनने का। आपने महत्वाकांक्षा ही कम कर दी, सपने ही चुप बौने कर दिए। ये कैपेबिलिटी है राहुल गांधी की। अच्छा, ये लोग पढ़े लिखे जैसे शशि थरूर टाइप के अगर सेंटर में आ जाएंगे तो राहुल को कौन पूछेगा। जब पुतिन आएंगे तो शशि थरूर मिलने आएंगे, राहुल को कौन। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कैफेटेरिया के एक कोने में कुर्सी डाल के 20 लोगों के साथ मीटिंग करना, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, उससे ज्यादा मीटिंग तो मैं यहाँ पे चाइना में कर लेता हूँ। 3-3 हजार लोग आते हैं मेरे वर्कशॉप के अंदर, तो 20 लोग मैं, वो राहुल गांधी सेकेंडरी। वाले हाल नहीं और है। मैं पैसे देकर नहीं बुलाता हूँ, वो पैसे देकर आते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। राहुल गांधी को दोनों में पैसे फर्क देने है। पड़ते हैं इसकी स्पीच सुनने के लिए। तो लेकिन अब बजरी तो जी, अब देखिए, फीस चार्ज मैं, करते हो। हाँ, मोटी फीस चार्ज करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। बजरी जी, मुझे एक चीज बताओ कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मोदी जी ने कांग्रेस को पहले बिल्कुल शो कर दिया कि ये खत्म है, ये इररेलेवेंट है। बिहार के अंदर आपने इनकी इररेलेवेंस दिखा दी। जब ये सारे सांसद मिलने गए राहुल गांधी को, तो पूरे सोफे पे बैठे हुए थे, कहता यार इतने कम को बुलाए हैं, सबको बुला लो। कहता सर इतने ही जीते हैं, तो जितने बैठे हैं यही हैं हमारे। तो राहुल गांधी को ये भी पता नहीं था कि उसके सांसद कितने जीते हैं, कितने हार गए। आपने इररेलेवेंट कर दिया। लोग इनके कहने पर अब भीड़ की तरह बाहर नहीं आते। ये रो रो के तंग हो गया। जेन जी को बुलाता गया कि आप आइए, सड़कों पे दंगे कीजिए और मोदी गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक दीजिए। कोई बाहर नहीं आया। और ये सारा कुछ करने के बाद अब आप उनको पहली बार 11 साल के बाद आपने इनको अपने पीएमओ में बुलाया है कि बेटा पीएमओ के दर्शन आखिरी बार कर ले, तेरी फाइलें ऑलरेडी खुली पड़ी हैं। माता जी की भी फाइल खुल गई है कि उन्होंने आधार कार्ड जो बनाया था या अपना जो वोटर कार्ड था वो फर्जी था। ये नागरिक बाद में बनी है, आधार इनका या जो भी था, ये वोटर कार्ड वो वोटर पहले बन आईडी। गया था। वो पहले बन गया था। राहुल गांधी है,
तो सुब्रमण्यम स्वामी का केस विड्रॉ कराया और रायबरेली में नया केस खुल गया है कि इसका फॉरेन का पासपोर्ट है इसके पास और ये जो डिग्रियां हैं वो भी सारे फर्जी नाम पर है। आपको नहीं लगता कि इररिलेवेंट करने के बाद इनको दिखाया जा रहा है कि बेटा तेरी फाइलें खुली पड़ी है, ये जल्दी से साइन कर दे यहाँ पर, यही तरीका होता है पॉलिटिक्स में। आपको नहीं लगता शायद ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है या इसके पीछे कोई प्लान ही हो रहा है? कि भारत में कोई ढंग का विपक्ष है नहीं, और इस समय जो कोशिश की जा रही है, जितने मोदी जी के कॉल हैं कि ये जो पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश, राहुल, ममता टाइप के, जिन्होंने नीचे के लोगों को भविष्य खत्म कर लिया, तो नीचे के लोगों को, शशि थरूर, मनीष तिवारी इसीलिए निकल के आ रहे हैं कि ठीक है, इस पत्थर को हटाओ, साइड से निकल आओ। और इन पत्थरों को ये बताया जा रहा है, रोना मत बनो, तुम्हारी फाइलें खुली है। और ये सबको मालूम था कि दूसरे तीसरे कार्यकाल के जैसा भी डेवलपमेंट होता है उसके बाद इन सबको किया जाएगा। अब सोनिया जाती हैं, जैसे इन्होंने जेनजी की कॉल दी थी, देखिए कुछ चीजें पॉलिटिकल उससे भी, इवेंट से भी डिसाइड की जाती हैं। आपने कॉल दी, कोई नहीं आया, मतलब सपोर्टर्स गायब हैं, ठीक है। अब आप जेल जाइएगा, अगर मान लीजिए बैठ भी गए तो 100-200 से ज्यादा के नहीं होंगे, तो इतने तो हम संभाल लेंगे। आंदोलन जीवी का जो वो जो क्या कहना चाहिए शब्द कायम किया था मोदी जी ने, उसके बाद देखिए आंदोलनों में बहुत कमी आई है। और अब वो जितने आंदोलन कर रहे हैं यूट्यूब या टीवी की स्क्रीन से कर रहे हैं, बाकी ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा। तो चीजें बदल चुकी हैं। अब राहुल गांधी को जेल भेज दो, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी में ही ठंडी सांस लेंगे, चलो भला टली। मंजरी ये जी, आपको मैं बता रहा हूँ, एक मजे की बात है। यूपी के एक सांसद है, कांग्रेसी है, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मजा आता है जैसे आप राहुल गांधी को पेलते हैं। कांग्रेसी है वो, एमपी है इनका, और मुझे वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है और बोल रहा है कि अगली बार आप भारत में आएंगे तो प्लीज मुझे मिलकर जाना, मुझे आपसे मिलना है। मैं हैरान रह गया कि कांग्रेस वाले भी खुश है कि हमने राहुल गांधी की, और ये तब हुआ था जब मैंने इनकी पूरी फैमिली की डिग्रीज को अभी अभी मैंने एक्सपोज किया है कि ये कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये जो चीजें बताती है आपको कि हवा चेंज हो रही है, बिल्कुल सही कह रही है आप कि हवा चेंज हो रही है। और जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि लोगों को पता लगे कि व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग। गवर्नमेंट ने अपना रिमोट राहुल गांधी के हाथ में नहीं दिया, उसके अंदर एक भ्रम है कि आज भी गवर्नमेंट वही चला रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से मोदी जी को चला सकते हैं। दैट इज वाई उन्होंने जो बदतमीजियां करी हैं कल, उसके बाद जो अमित शाह ने इसकी मदर सिस्टर करी है, वो देखने वाली थी। मदर सिस्टर के ऊपर किसी और दिन वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो मजेदार चीजें हैं। बाकी जो अमित शाह ऑलरेडी पार्लियामेंट में कर रहे हैं वो तो हमें दिख ही रहा है कि क्या अग्रेसिव मूड से इस बार लहड़ू से लेकर राहुल गांधी तक किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं। और ये सारी चीजें पार्लियामेंट में दर्ज हो रही हैं कि वोट चोरी तुम्हारे नाना ने सबसे पहले करी थी देश में, तुम्हारी दादी ने करी थी, तुम्हारे बाप ने करी थी, और तुम तो हो ही चोर। तो ये सारी चीजें पार्लियामेंट में डॉक्यूमेंट हो रही हैं। राहुल गांधी बोलता है सड़कों पे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और मोदी जी की पूरी टीम बोल रही है पार्लियामेंट में, जो सदियों तक याद रखी जाएगी। चलिए हिस्ट्री अब बात, yes of course this is history making in front of our eyes, let's see what happens now। मनीषा जी थैंक यू सो मच, आपने मोदी जी का पक्ष रख लिया। ऐसे लग रहा है कि वहां पे 2 लोग नहीं 3 थे, एक मोदी जी, एक अमित शाह। राहुल गांधी के आने से पहले आप तो वहां पे होती ही हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।